भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा, जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की ये आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोज़गार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें बहुत लंबा समय, कई बार वर्षों तक लग जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रोक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें। The next three relate to civil aviation. I'll be fairly speedy about them. One relates to airspace management. The next relates to PPP and airports which are being given for management and maintenance. Then MRO hub. The three are put together relating to civil aviation. The first is the airspace management. Just to give you a background, only about 60% of the Indian airspace is freely available. And that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. Finally the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination
at the shortest possible time, thus saving travel time, thus saving fuel, thus saving also the pilot's flying time. This is an environment-friendly step, but having very big implication on India's fuel import bill and also for civil aviation, which in India has biggest potential in growth. Civil aviation is up for a big leap. So the airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. So this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers. The third in this, because it's all pertain to civil aviation, is making India an MRO hub. This was mentioned also in the budget. Maintenance, repair and overhaul of aircrafts is a big business. Most of the Indian aircrafts themselves go abroad to do their repair works, spend on parts there, and also come back for after the overhaul to India. But maintenance and repair and overall, India has all the capacities, manpower skills required, soft skills required, and also India can then be the center for many of the flights which go towards Southeast Asia, long distance to Australia, similarly westwards also. If we make sure that MRO's ecosystem is created in India, for which the tax regime has already been altered so that it favors setting up MRO in India. This is a major step that we want to make sure that India benefits from. And in this, not just civil aircrafts, but also defense aircrafts can also be benefiting from the MRO, which if we make India as a huge hub. Maintenance cost for all airlines will come down, and that again will have a ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are 3 put together reforms for the civil aviation sector. सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो 3 बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हवाई क्षेत्र में, यानी कि जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है। इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसमें लोगों का समय भी जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे, जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे। मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टरबाइन फ्यूल वो बचेगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से था प्रतिवर्ष अब 1000 करोड़ रुपया आता है और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हों, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हों, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हों, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोज़गार के अवसर छिनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए। उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए। उस दिशा में कदम है। I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GENCOs happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GENCOs. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं